गाइस आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया एनिमे जिसका नाम है मुशिको टेंसाई जॉबलेस रीइंकार्नेशन। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी हालत बहुत बुरी होती है। तब वो पर्सन सोचता है आखिरकार मैं कहाँ हूँ। रुको, अब मुझे याद आया, मुझे तो ट्रक ने हिट कर दिया था। क्या बाकी 3 लोग ठीक है? और तब उसे एम्बुलेंस में लेकर जा रहे होते हैं जहाँ उसे किसी और देश की लैंग्वेज सुनाई दे रही होती है। और तब हॉस्पिटल में जाते ही उसकी पल्सेस नीचे गिरने लगती है। तब वो सोचता है क्या मैं मरने वाला हूँ? लगता है मेरी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। काश मरने से पहले कम से कम मैंने अपनी वर्जिनिटी तो लूज की होती। और तब उसे फिर से कोई और लैंग्वेज सुनाई देती है। और तब वो जैसे ही आंखें खोलता है वो अपने आप को 2 लोगों के सामने पाता है जिन्हें वो बिल्कुल नहीं जानता होता और उसे उनकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती। तब वो लड़का उसे उठाकर एक लड़की को पकड़ा देता है। तब वो सोचता है आखिरकार ये मुझे उठा कैसे पा रहा है और आखिरकार ये कमाल की लड़की है कौन? ये तो सच में बहुत हॉट है। और आखिरकार मैं हूँ कहाँ? ये हॉस्पिटल तो नहीं लग रहा। और इसे छोड़ो, आखिरकार ये लड़की कौन है? क्या ये यूरोपियन है? और तब वो अपने हाथों से उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है जिससे उसे एहसास होता है कि उसने दोबारा से जन्म लिया है। तब वो हमें बताता है लगता है मेरा दोबारा से जन्म हुआ है और ये दोनों पॉल और जेनिथ हैं जिनकी उम्र 25 या फिर 26 होगी। और मुझे तो इनसे जेलसी महसूस हो रही है क्योंकि मैं 34 का हूँ पर ये लोग उससे पहले ही सब कुछ कर रहे हैं। वैसे मैं इस लड़की के बारे में कुछ फील नहीं कर पा रहा हूँ, शायद ये इसलिए है क्योंकि ये मेरी मॉम है। और तब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो पूरे घर में घूम रहा होता है और उसकी माँ उसे ढूंढ रही होती है। तब वो हमें बताता है लगता है यहाँ पे मेरा नाम रूडीज है और 6 महीने बाद मुझे इनकी ये लैंग्वेज समझ आ रही है और यंग होने के कारण मैं सब कुछ जल्दी जल्दी सीख रहा हूँ। और तब हम देखते हैं वो अंडरवियर को अपने मुँह पर पहन लेता है और अपनी मेड लिलिया को हंसकर देख रहा होता है जिससे लिलिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो जेनिथ उसे उठा लेती है और कहती है तुम्हें इस तरह इधर उधर नहीं घूमना चाहिए और ये चीज सिर पर पहनने के लिए नहीं है। और आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है लिलिया? तो लिलिया कुछ कहने की कोशिश करने लगती है पर कुछ भी कह नहीं पाती है। तो यहाँ रूडीज बाहर के नजारे देख रहा होता है और हमें बताता है यहाँ का व्यू कितना प्यारा है। ऐसा तो मैंने सिर्फ फोटोज में देखा था। तो क्या ये यूरोप है? तो यहाँ पर सब कुछ बहुत पुराना है। यहाँ पर ना ही इलेक्ट्रिसिटी है और ना ही गैस है। आखिरकार ये कौन सा सन चल रहा है? मैं चाहे अभी अभी पैदा हुआ हूँ पर मुझे कंप्यूटर पर गेम खेलनी है। और तब वो अपने फादर को तलवारबाजी करते हुए देखता है जिससे शौक होकर वो नीचे गिर जाता है। तो जेनिथ उसे उठा लेती है और उसका हालचाल पूछती है। तो रूडी सोचता है कि आपको पता नहीं है कि जिन लोगों के सिर पर चोट लगती है उन्हें हिलाना नहीं चाहिए। तो लिलिया कहती है गिरने के बावजूद भी ये रो नहीं रहे हैं, लगता है सब कुछ ठीक है। तो जेनिथ कहती है तो चलो इसके पेन को दूर करने के लिए मैं इसके ऊपर एक मैजिक कर देती हूँ। और तब हम देखते हैं तो जेनिथ कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। तो रूडी सोचता है कि यहाँ पर मजाक चल रहा है, लगता है मेरे दोनों पेरेंट्स सच में पागल हैं। और तभी उसे मैजिक दिखाई देता है जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। तो जेनिथ कहती है कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है? तुम्हें शायद पता नहीं है पर तुम्हारी माँ एक एडवेंचरर थी। तब उसके फादर भी उसे देखने वहाँ आ जाते हैं। तो रूडी सोचता है और मुझे समझ में आ गया है ये अर्थ नहीं है बल्कि कोई और वर्ड है और इस दुनिया में स्वॉर्ड और सोर्सरी दोनों है। तो यहाँ रूडी थोड़ा और बड़ा हो जाता है और सोचता है अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ पर फिर भी मुझे मैजिक के बारे में कुछ नहीं पता है और मैं इसके लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं इसे जल्द से जल्द ट्राई करना चाहता हूँ पर मैं अभी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। और तब वो बेसमेंट में चला जाता है जहाँ उसे एक ट्रंक मिलता है और उसके साथ साथ उसे वहाँ पर 5 बुक्स मिलती है। और तब वो सोचता है इस घर के अंदर सिर्फ 5 बुक्स है तो इसका मतलब ये हो सकता है या फिर यहाँ पर सब कुछ महंगा है या फिर पॉल और जेनिथ को पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो रूडीज कहता है मैं इसे पढ़ नहीं सकता, लगता है मुझे इसे जल्द से जल्द पढ़ना सीखना होगा। तो 1 साल और बीत जाता है। तो रूडी सोचता है पॉल की मदद से मैं इसे पढ़ना सीख रहा हूँ और अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा हूँ। पॉल को लगता है कि एक बच्चे को ये बुक समझ नहीं आएगी पर ये बुक सच में बहुत कमाल की है। ये एक मैजिक मैनुअल है, मैंने इसमें से काफी सारी चीजें पुरानी लाइफ में देखी है। जैसे कि मैजिक को एक्टिवेट करने के 2 तरीके होते हैं, पहला तो होता है मंत्रों को पढ़ना, दूसरा है मैजिकल सर्कल्स को यूज करना। पर इस टाइम मंत्रों को पढ़ना ही सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसके अंदर बहुत कुछ है पर मुझे ये चीज परेशान कर रही है कि आपका मैजिक आपके बर्थ से ही डिसाइड हो जाता है। और तो मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि आखिरकार मेरे अंदर कितना मैजिक होगा। और तब वो अपने मैजिक को ट्राई करने की कोशिश करने लगता है और तब वो एक मंत्र पढ़ता है जिससे एक वाटर बॉल बन जाती है और तभी वो नीचे गिर जाती है। तो रूडीज उसे साफ कर देता है और कहता है इसे तो उड़ते हुए आगे जाना चाहिए था। और तब वो फिर से ट्राई करने लगता है पर इस बार वो अपने दिमाग में उसकी पिक्चर को बनाने लगता है जिससे हम देखते हैं
उसके अंदर मैजिक फ्लो करना स्टार्ट कर देता है और वो बिना स्पेल के ही मैजिक को एक्टिवेट कर देता है और अपने आप को गीला कर लेता है। और तब वो दूसरी बार जैसे ही उसे दोबारा से ट्राई करने लगता है, हम देखते हैं उसकी मैजिकल पावर खत्म हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। तो थोड़ी देर बाद जेनिथ कहती है, अगर तुम्हें नींद ही आ रही थी तो तुम्हें सबसे पहले बाथरूम जाके फिर बेड पर जाना चाहिए था। तो रूडी सोचता है, आखिरकार ये क्या हो गया, ऐसा लग रहा था जैसे मैंने बीच में ही सुसु कर दिया हो। ये तो बहुत बेइज्जती वाली बात है। और तब हम देखते हैं वो बिना मंत्रों को यूज किए अपने मैजिक को यूज करने लगता है और हमें बताता है कि मैंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं और तब मुझे पता चला उस बुक के अंदर काफी चीजें सच नहीं लिखी हैं। मैजिक पावर को जितनी बार आप यूज करते जाओगे वो उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी और आप मैजिक को बिना मंत्रों के भी यूज कर सकते हो। पर अगर ये इतना आसान है तो आखिरकार मंत्रों को बनाया क्यों गया है। और तब वो फिर से बेहोश हो जाता है और तब वो रात को खाना खाने लगते हैं और रूडी सभी भी मैजिक के बारे में सोच रहा होता है और हमें बताता है शायद मंत्रों को इसलिए बनाया गया है ताकि हम मैजिक को आसानी से सीख सकें। और वक्त के साथ लोगों को ये लग रहा है कि मैजिक को यूज करने के लिए मंत्रों को पढ़ना जरूरी है। और दूसरी बात ये हो सकती है कि अटैक मैजिक को कॉम्बैट में यूज किया जाता है तो फोकस करने से ज्यादा आसान मंत्रों को पढ़ना है ताकि आप जल्दी अटैक कर सकें। और यहाँ मेरी मैजिकल पावर एक और मिस्ट्री है, क्या ये मेरी ट्रेनिंग की वजह से है? शायद मैजिकल पावर को रोकने के लिए कोई चीज हो, पर अभी इतनी जल्दी इस कंक्लूजन पर पहुँचना जरूरी नहीं है। पर मुझे इतना पता है जैसे जैसे मैं ग्रो करता जाऊंगा मेरा मैजिक वैसे वैसे बढ़ता जाएगा और शायद ऐसा हो सकता है कि इतनी जल्दी मैजिक यूज करने की वजह से मेरा मैजिक एक दिन मैक्सिमम तक पहुंच जाए। मैं तो ये सोच कर ही खुश हो रहा हूँ कि मैं कितना यूनिक हूँ। और तब वो जोर जोर से हंसने लगता है और उसके बाद सोचता है अगर ये सारी चीजें सच है तो मुझे और ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, पर आखिरकार मैं इसे हवा में कैसे उड़ाऊं। और तब हम देखते हैं पॉल को लड़ता हुआ देख सारी लड़कियां खुश हो रही होती हैं। तभी उसके ऊपर एक पानी की बॉल आकर गिरती है पर उसे कुछ समझ नहीं आता। तो हम देखते हैं रूडी से उस पानी की बॉल को आगे फेंकने के बारे में सीख लिया होता है जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हमें बताता है कि अब मैंने पता लगा लिया है कि मंत्र कैसे काम करते हैं। मंत्रों में आप किसी चीज को क्रिएट कर सकते हैं, उसके साइज को सेट कर सकते हैं, उसकी फायरिंग स्पीड को सेट कर सकते हैं और उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। और मुझे लगता है इसी का यही प्रोसीजर है। और अगर मैं फायरिंग स्पीड नहीं सेट करूँगा तो ये वाटर बॉल कहीं नहीं जाएगा। और कहता है अब मेरे पास बहुत सारी मैजिकल पावर आ गई है और अब वक्त आ गया है जब मैं इंटरमीडिएट मैजिक को यूज करूँगा। और तब वो मंत्रों को पढ़ने लगता है जिससे हम देखते हैं वहाँ पर बहुत बड़ी वाटर बॉल आ जाती है और वो दीवार को तोड़ते हुए बहुत दूर जाकर गिरती है। तब पॉल और जेनिथ वहाँ आ जाते हैं। तब पॉल कहता है क्या यहाँ पर कोई मॉन्स्टर आया था? पर यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जेनिथ देखती है कि रूडी ने इंटरमीडिएट मैजिक यूज किया होता है और वो रेडी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। तो वो सोचता है आखिरकार ये इतनी खतरनाक लुक से मुझे क्यों देख रही है, क्या मुझे सजा मिलने वाली है? और तब वो जेनिथ से माफी मांगता है जिसे सुनकर जेनिथ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है मुझे पता था कि हमारा लड़का बहुत ज्यादा जीनियस है, तो चलो फिर एक मैजिक ट्यूटर को हायर किया जाए। मुझे पूरा यकीन है ये एक बहुत अच्छा जादूगर बनेगा। तब पॉल कहता है एक मिनट रुको, हमने वादा किया था कि अगर ये लड़का होगा तो वो स्पोर्ट्समैन बनेगा। पर ये इतनी कम एज में भी इंटरमीडिएट मैजिक को यूज कर पा रहा है। पर वादा तो वादा होता है, देखो क्या भी कह रहा है जो हमेशा वादों को तोड़ता रहता है। तो लिलिया कहती है आप सुबह ऐसे मैजिक सिखाइए और शाम को स्वॉर्ड चलाना। जो आइडिया उन दोनों को बहुत अच्छा लगता है और तब वो दोनों गले मिल जाते हैं। तो रूडी हमें बताता है तो इस तरह हमने डिसाइड किया कि हम एक मैजिक ट्यूटर को हायर करेंगे। पॉल चाहे पूरा दिन इधर उधर तलवार घुमाता रहता है पर असल में वो एक नाइट है जो कि इस विलेज की प्रोटेक्शन कर रहा है और इसी वजह से वो मेरे जैसे बच्चे के लिए एक ट्यूटर अफोर्ड कर सकता है। पर यह विलेज बहुत ज्यादा दूर है, क्या यहाँ पर कोई आएगा भी? पर यहाँ पर तो कमाल ही हो गया कि उन्हें बहुत जल्दी ही एक ट्यूटर मिल गया। मेरे पेरेंट्स को लगा कि वो एक रिटायर्ड एडवेंचरर होगा जिसकी उम्र बहुत ज्यादा होगी, पर यहाँ तो हमें एक जवान ट्यूटर मिल गया। तो वो लड़की कहती है मेरा नाम रॉक्सी मैक्जुरडिया है, आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। तो रूडी सोचता है ये तो सच में बहुत परफेक्ट है, मैं तो इससे शादी करना चाहूँगा। तो रूडी उसे छोटा बुलाता है जिससे रॉक्सी गुस्सा कर जाती है। तो रूडी कहता है लगता है ये इस मैटर में बहुत सेंसिटिव है, पर यहाँ पर मैं इसके चेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो रॉक्सी कहती है तो वो स्टूडेंट कहाँ है जिसे मैं सिखाने वाली हूँ? तो जेनिथ उसे रूडी से मिलाती है। तो रॉक्सी कहती है ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, पर बहुत से ऐसे बेवकूफ पेरेंट्स होते हैं जिन्हें लगता है कि उनका बच्चा टैलेंटेड है क्योंकि वो बहुत कम उम्र में काफी कुछ कर पा रहा है। तो जेनिथ कहती है आखिरकार तुम क्या कहना चाहती हो? तो रॉक्सी कहती है कुछ नहीं, मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ मुझे लगता है कि इस बच्चे को मैजिक की तो थ्योरी भी समझ नहीं आएगी। तो जेनिथ कहती है चिंता मत करो, हमारा रूडी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और वो उसे बाहर ले जाती है और कहती है अगर मैं तुम्हें साफ साफ शब्दों में समझाऊं तो मैजिक की 3 टाइप्स हैं। पहला है अटैक मैजिक, दूसरा हीलिंग मैजिक और तीसरा समनिंग मैजिक। और ये सारे 7 रैंक्स में डिवाइड किए
दिए गए हैं और वो है बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड, सेक्रेड, रॉयल, इंपीरियल एंड डिवाइन। और अगर तुम्हें मैजिक को यूज करना है तो तुम्हारे पास मैजिकल पावर होनी चाहिए। और रूरिस थोड़ा नर्वस महसूस कर रहा होता है। चलो मैं तुम्हें अपने मंत्रों से एक मैजिक करके दिखाती हूँ, तो इसलिए मेरे पीछे रिपीट करना। तो रूरिस कहता है क्या मंत्रों की जरूरत पड़ेगी? तो रॉक्सी हाँ कहती है और मंत्रों को पढ़ने लगती है और एक वाटर बॉल को फेंककर एक पेड़ को उड़ा देती है। तो रूरिस कहता है मैम मैं आपको एक चीज बता दूं, उस ट्री को मेरी माँ ने बड़ी मुश्किल से बड़ा किया है और अगर उन्हें ये पता चला कि आपने उसे उड़ा दिया है तो वो बहुत गुस्सा करेंगी, जिससे कि वो घबरा जाती है और हीलिंग मैजिक को यूज करके उस पेड़ को जोड़ देती है। तो आप हीलिंग मैजिक को भी यूज कर सकती है। इस टाइम मैं हीलिंग मैजिक को इंटरमीडिएट लेवल तक यूज कर सकती हूँ, जिससे रूडिस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ये इतनी भी खुश होने की बात नहीं है, कोई भी ट्रेनिंग करके इसे सीख सकता है। और तो वो रूडिस को मैजिक को ट्राई करने के लिए कहती है। तो रूडिस सोचता है मैजिक मैनुअल में बिना मंत्रों के स्पेल को यूज करने के बारे में कुछ नहीं लिखा है, शायद ऐसा हो सकता है कि ऐसा करना जुर्म हो। और ऊपर से रॉक्सी ने भी कहा है कि मंत्र पढ़ना जरूरी है, तो इसलिए मैं अब मंत्र पढ़ने जा रहा हूँ। और तो वो मंत्रों को पढ़ने लगता है, जिससे हवा तेज चलने लगती है और उसे रॉक्सी की अंडरवियर दिखाई देने लगती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। और तो वो उस वाटर बॉल को फायर कर देता है। तो रॉक्सी कहती है क्या तुमने अभी अभी मंत्रों को छोटा कर दिया? वैसे तो मैं हर टाइम इसे स्किप भी कर देता हूँ। जिसे सुनकर रॉक्सी को शॉक लग जाता है और कहती है लगता है इसे ट्रेन करने में सच में मजा आएगा। और तब हम देखते हैं रूडी की माँ का पेड़ फिर से टूट जाता है और उसकी माँ रॉक्सी को उस बात के लिए डांटने लगती है। तो रॉक्सी कहती है मैंने पहले ही दिन गड़बड़ कर दी है, लगता है मुझे कल यहाँ से निकाल दिया जाएगा। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये सारी मेरी गलती है। और सोचता है मैंने 20 साल से किसी से भी बात नहीं की है, तो मुझे नहीं पता है कि ऐसे टाइम पर लोगों को क्या कहना चाहिए। याद करो कि डेटिंग सीन का मेन कैरेक्टर ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा। और तो वो रॉक्सी के कंधे पर हाथ रखकर कहता है आपने कुछ गड़बड़ नहीं की है, बल्कि आपको एक्सपीरियंस मिला है, जिससे रॉक्सी को अच्छा फील होता है और वो उसे थैंक यू कहती है। तो जेनिथ रॉक्सी को अंदर चलने के लिए कहती है और तो वो सभी लोग अंदर चले जाते हैं। और हम देखते हैं अंदर रॉक्सी के आने की खुशी में पार्टी चल रही होती है। तो रूडी सोचता है ये तो एक सपने की तरह लग रहा है, और चाहे ये एक सपना है पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में मैं भी कुछ बन पाऊंगा, और अगर मैं यहाँ के लोगों की तरह ही मेहनत करूंगा और कभी हार नहीं मानूंगा तो मैं शायद सब कुछ कर पाऊंगा। और शायद मेरे जैसा एक जॉबलेस पर्सन भी अपनी जिंदगी को यहाँ सुधार सकता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।